जय श्री राम बच्चों। अब आज का विषय हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर कोल्ड वॉर एरा 12वीं क्लास का राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय, जो इसमें बहुत सारी बातें कंपटीशन से संबंधित बहुत ज़रूरी और 12वीं के बच्चों के लिए तो विशेष वीडियो। पहला अध्याय राजनीतिक विज्ञान और हमारा चैनल सिग्मा गुरुकुल एकेडमिक प्लस कंपटीशन सभी बच्चों के लिए विशेष। ध्यान से देखें, सुने, पढ़ें और फायदा उठाएं। तो राजनीतिक विज्ञान 12वीं के अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है शीत युद्ध का दौर कोल्ड वॉर एरा। तो सबसे पहले हम जिस विषय पर चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे। शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब है कोल्ड वॉर मीन्स ठंडा युद्ध। अब शीत युद्ध है क्या, 1 नंबर 2 नंबर में सवाल आता है। सबसे पहले शीत युद्ध की परिभाषा। सबसे पहले शीत युद्ध की परिभाषा। परिभाषा में शीत युद्ध क्या है? एक ऐसी विवादास्पद स्थिति जिसमें युद्ध तो नहीं हो रहा होता है, परंतु युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। वो क्या कहलाता है? वो शीत युद्ध कहलाता है। एक ऐसी विवाद की स्थिति है, कंडीशन ऑफ डिस्प्यूट है, जिसमें युद्ध तो नहीं हो रहा है परंतु युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। यानी युद्ध का माहौल तो क्रिएट रहता है लेकिन आमने सामने की वास्तविक लड़ाई नहीं होती। विश्व में ये शीत युद्ध का दौर कब से कब तक रहा? ये 1945 से 1990 तक रहा। ध्यान रखना बात को। शीत युद्ध कब से कब तक रहा? 1945 से 1990 तक कोल्ड वॉर रहा, शीत युद्ध रहा। और विश्व में स्थितियां बड़ी गंभीर रही। दूसरा सवाल, पहला तो शीत युद्ध की परिभाषा, फिर इसका समय कब से कब तक रहा, और तीसरा सवाल शीत युद्ध किस किस के मध्य रहा। तो अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य क्या रहा? शीत युद्ध रहा। एक ऐसी विवाद की स्थिति जिसमें युद्ध तो नहीं हो रहा होता है परंतु युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती। शीत युद्ध को हम एक और नाम से जानते हैं कि दो विरोधी विचारधाराओं के मध्य संघर्ष। दो अपोजिट थिंकिंग के बीच में जो संघर्ष है वो क्या कहलाता है? वो शीत युद्ध कहलाता है। अब दो विरोधी विचारधाराएं कौन कौन सी? एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका में कौन सी विचारधारा? पूंजीवाद। अमेरिका में कौन सी विचारधारा? पूंजीवाद। और सोवियत संघ में कौन सी विचारधारा? साम्यवाद। पूंजीवाद कैपिटलिज्म और साम्यवाद कम्युनिज्म। ये अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो विचारधारा की लड़ाई थी, जिसमें विवाद था, युद्ध नहीं हुआ परंतु 45 वर्षों तक युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। वो किस किस के मध्य? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। वो विरोधी विचारधाराएं कौन सी? पूंजीवाद जो कि अमेरिका में और साम्यवाद जो कि सोवियत संघ में। अब पूंजीवाद और साम्यवाद की परिभाषा को भी हम क्लियर करेंगे कि क्या तो कैपिटलिज्म है और क्या कम्युनिज्म है। उससे पहले शीत युद्ध से पहले का समय क्या रहा? जो 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918,
ये बात पूछते हैं 12वीं में। दूसरा, सेकंड वर्ल्ड वार। दूसरा सवाल, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। दूसरा, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही क्या शुरू हो गया? शीत युद्ध शुरू हो गया 1945 से 1990 तक। ये सवाल बनते हैं बेटा एक एक नंबर के। एक सवाल ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये शीत युद्ध की परिभाषा। हम एकेडमिक के बच्चों के लिए उनके बोर्ड के फाइनल एग्जाम के अनुसार ही उसी पर आधारित होकर सवाल करवा रहे हैं और बातें समझा रहे हैं। साथ साथ इन वीडियो का फायदा कंपटीशन वाले बच्चों को भी मिलेगा। अब उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945। लेकिन ये सवाल बनता है, सेकंड वर्ल्ड वार किस किस के बीच हुआ? तो सेकंड वर्ल्ड वार मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र, यानी संसार दो गुटों में बट गया, एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर। दो भागों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, रशिया कहते हैं वो। धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली। एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें हार किसकी हुई? धुरी राष्ट्रों की हार हुई। सेकंड वर्ल्ड वार को जीतने वाले कौन है? मित्र राष्ट्र है। और सेकंड वर्ल्ड वार का अंत कब माना जाता है? ये सवाल पूछते हैं। दो डेट है, दो तारीख है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस घटना के बाद खत्म हुआ। तो बेटा दो घटनाएं हैं। एक 6 अगस्त 1945। कौन से स्थान पर 6 अगस्त 1945? कहां पर? हिरोशिमा, जो जापान का एक शहर है। आप भली प्रकार से जानते हो, छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे। तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी। 9 अगस्त 1945 नागासाकी, ये जापान के दो शहर जिन पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाल दिए, अणु बम डाल दिए। जिन पर अमेरिका ने अणु बम डाल दिए और ये न्यूक्लियर बम डालते ही हालात बड़े गंभीर हो गए और जापान ने सेकंड वर्ल्ड वार में आत्मसमर्पण कर दिया। और 6 अगस्त 9 अगस्त की घटना के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त माना जाता है। अब एक सवाल और बनता है, वे कौन से बम डाले गए? उनके नाम क्या थे? उनके नाम रखे गए। तो हिरोशिमा पर जो बम डाला गया, ये समझना लिटिल बॉय, ये बात अंडरलाइन विशेष कर रहे हैं। हिरोशिमा पर जो बम डाला गया वो लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बम डाला गया उसका नाम था फैटमैन। उसका क्या नाम था? उसका नाम था फैटमैन। एक लिटिल बॉय और एक फैटमैन। इनके डालने के कारण ही जापान ने सेकंड वर्ल्ड वार में आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान ली, घुटने टेक दिए और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद फिर विश्व में अनेक गंभीर परिस्थितियां और पैदा हो गई। विश्व का रूप बदल गया। अब विश्व में क्या शुरू हो गया? कोल्ड वार शुरू हो गया। 45 से 90 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वार आरंभ हो गया। और ये समय, ये बात ध्यान रखना बेटा, ये सवाल पूछते हैं 1945 से 1990 तक का समय कौन सा समय? दो ध्रुवीयता का समय। कौन सा समय? दो ध्रुवीयता का समय। इस समय संसार कितना ध्रुवीय रहा? इस समय कहा जाता है संसार दो ध्रुवीय विश्व रहा। इसका मतलब क्या है कि संसार में दो ही महाशक्तियां रही। इसका मतलब है संसार में दो ही महाशक्तियां रही। 1945 से 1990 तक का समय दो ध्रुवीयता का समय। इस दौरान संसार दो ध्रुवीय रहा और संसार में दो ही महाशक्तियां रही।
एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इसका तात्पर्य क्या है कि संसार दो गुटों में बट गया। संसार दो गुटों में बट गया। देखो कितनी बातें, एक बात के अंदर कितने तरह से सवाल भी पूछ सकते हैं और पूछी जा सकती। 45 से 90 तक का समय दो ध्रुवीयता का समय, संसार दो ध्रुवीय रहा, दो ध्रुवीय विश्व रहा। इसका मतलब संसार में दो महाशक्तियां रही, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। और संसार दो गुटों में बट गया। कौन सा गुट? एक पूंजीवादी गुट, एक पूंजीवादी गुट, और दूसरा कौन सा गुट? दूसरा साम्यवादी गुट। विश्व दो भागों में बट गया। बहुत सारे देश सोवियत संघ के साथ उसके गुट में शामिल हो गए और बहुत सारे देश पूंजीवादी गुट अमेरिका में शामिल हो गए। ये सवाल पेपर में पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। हमने बताया कि संसार दो गुटों में बट गया, एक कैपिटलिज्म गुट और एक कम्युनिज्म ग्रुप, यानी पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। और 45 वर्षों तक विश्व इन्हीं गुटों में विभाजित रहा और विश्व में कई नई घटनाओं का जन्म हुआ। अब इस दौरान एक बात और हुई, एक बड़ी घटना भी घटित हुई, उसको समझना है। शीत युद्ध के दौरान एक पेपर में सवाल पूछते हैं LDCS। ये सवाल पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसका मतलब है लोअर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब अल्प विकसित राष्ट्र। LDCS कौन है? लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अल्प विकसित राष्ट्र है। इनको एक नाम से और जाना जाता है, तीसरी दुनिया के देश। ये पूछा जाता है सवाल, ये सवाल पूछा जाता है, तीसरी दुनिया के देश यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं? अल्प विकसित देश हैं, लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, LDCS हैं, जो 1945 के बाद आजाद हुए हैं, जिनको 1945 के बाद स्वतंत्रता मिली है, वो LDCS हैं, लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और तीसरी दुनिया के देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, लेकिन कहाँ के हैं? एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो 1945 के बाद आजाद हुए, उन्हीं को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, अल्प विकसित देश कहा जाता है, लोअर डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, LDCS कहा जाता है। कोल्ड वार के दौरान ये देश आजाद हुए और इनके सामने बड़ी समस्या थी कि या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएं या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाएं। इनके सामने बड़ी समस्या थी, या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएं या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाएं। तो इन्होंने, ये कमजोर देश थे, पिछड़े हुए देश थे, कई सौ सालों तक गुलामी में रहे और इनको नई नई आजादी मिली, तो इनके सामने बड़ी समस्या थी कि ये अपने देश का विकास करें। तो इन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के साथ रहने के बजाय गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। ये सवाल पूछा जाता है, गुटों से अलग रहने की नीति इन्होंने अपनाई, जिसको क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति, इन्होंने नीति बनाई गुट निरपेक्षता की नीति। ना तो अमेरिका के साथ होना है, ना सोवियत संघ के साथ होना है, ना तो पूंजीवादी गुट में शामिल होना है, ना ही साम्यवादी गुट में शामिल होना है। और अपना विकास करने के लिए इन्होंने स्वतंत्र नीति अपनाई, जो कौन सी नीति कहलाती है? गुट निरपेक्षता की नीति, नेम पॉलिसी। और इन देशों ने कौन से आंदोलन की स्थापना की? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। कंपटीशन में 100% सवाल पूछा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम, नॉन अलायंस मूवमेंट, खूब पढ़ा है पीछे भी बच्चों ने, छोटी क्लासों में भी आ जाता है। नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किसने की? LDCS ने की, तीसरी दुनिया के देशों ने की, अल्प विकसित राष्ट्रों ने की।
जो 1945 के बाद आजाद हुए, कहां के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, और क्योंकि ताकि वो अमेरिका और सोवियत संघ के गुट से बचे रहें। ना तो वो पूंजीवादी गुट में शामिल होना चाहते थे, ना साम्यवादी गुट में शामिल होना चाहते थे, अपना विकास करना चाहते थे, महाशक्तियों के शोषण से बचना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नेम पॉलिसी अपनाई। परिभाषा आ जाती, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? कॉमन बात है, किसी भी गुट में शामिल न होकर, 4 ही शब्द है, लिखने की भी जरूरत नहीं। किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखना गुट निरपेक्षता की नीति है। किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखना गुट निरपेक्षता की नीति है, जो इन LDCS देशों ने अपनाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम, नॉन अलायंस मूवमेंट, इसकी स्थापना 1961, ध्यान रखना 1961 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। तीसरी दुनिया के देशों ने, LDCS ने नेम की स्थापना की 1961 में, यूगोस्लाविया की राजधानी किसमें? बेलग्रेड में, 1961 में। उसके बाद बात आती है नेम के संस्थापक देश, किस किस ने मिलकर इसकी स्थापना की। नेम के संस्थापक देश, इसके संस्थापक फाउंडर कंट्री कितने रहे? 5 देश रहे। कौन कौन से रहे? भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और 5वां यूगोस्लाविया। इसमें 2 सवाल बनते हैं। नेम के संस्थापक देश 5, दूसरा पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। संस्थापक देश कितने थे? 5 और पहली मीटिंग में कितने देश शामिल हुए? 25। ये 2 सवाल बनते हैं 12वीं के बच्चों के लिए। पहली मीटिंग में 25 देश शामिल थे, लेकिन संस्थापक कितने देश थे? 5 देश थे, भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। एक सवाल आता है कि कौन कौन से नेता थे इन 5 देशों के, जरूर पूछते हैं। वो कौन से नेता थे जो फाउंडर हैं, जिसमें पहला नाम किसका आता है? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। मिस्र से अब्दुल गमाल नासिर, ये पूछते हैं कि 1 नंबर में जरूर इंपॉर्टेंट है, कई जगह गमाल अब्दुल नासिर भी लिखा होगा। भारत से नेहरू, मिस्र से अब्दुल गमाल नासिर, घाना से वामे एनकुरमा, इंडोनेशिया से सुकर्णो और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्राज टीटो। ये 5 फाउंडर नेता माने जाते हैं किसके? नेम के। भारत से नेहरू, इंडोनेशिया से सुकर्णो, घाना से वामे एनकुरमा, मिस्र से अब्दुल गमाल नासिर और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्राज टीटो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज वर्तमान में एक सवाल और बनता है, वर्तमान में नेम के कितने मेंबर हैं? वर्तमान में नेम के सदस्य कितने हैं? 120 देश। कितने हैं? 120 देश वर्तमान में सदस्य है। 5 देशों से जो संगठन चला और आज 120 देश उसके मेंबर है, तो उसकी उपयोगिता है, वो प्रासंगिक है, वो महत्वपूर्ण है आज के समय में भी। ये सवाल बनता है। 119वां और 120वां देश अध्यापक कम ही बताते हैं, हैती और सेंट किट्स अध्यापक, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक आजकल YouTube चैनल पर अधूरे ज्ञान पर आधारित होकर काम कर रहे हैं और लाभ भी कमा रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी भी पढ़ो तो ऐसे अध्यापक से पढ़ो जो अनुभवी और ज्ञान से भरा हो। जो खुद ही अधूरा है वो नन्हे पौधों को, 12वीं के विद्यार्थियों को कैसे दिशा दे पाएगा? तो जहां से अच्छा सीखने को मिले उन अध्यापकों का समर्थन करो, उन चैनलों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी प्रयत्न करो, क्योंकि ये चैनल, ज्यादातर चैनल विशेष लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं
और उसमें पूरी टीम का अपना स्वार्थ भी शामिल होता है। लेकिन यहां सिग्मा गुरुकुल एकेडमिक प्लस कंपटीशन चैनल को शिक्षा की असली परिभाषा पर आधारित होकर सीखकर सिखाने का प्रयास किया गया है। साधारण लोगों के माध्यम से साधारण चैनल, जिसकी प्रसिद्धि के पीछे आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर हमारे द्वारा पढ़ाई गई बातें आपके काम की हैं और औरों से अलग है, हमारे पढ़ाने का मेथड विशेष है, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। अभी हम कह रहे हैं कि 119वां देश हैती और 120वां सेंट किट्स, और ये इसके नेता 5, और इन 5 देशों ने इसकी स्थापना की है। अब इस नेम को लेकर, इसके हेड ऑफिस को लेकर, मुख्यालय को लेकर कई बार चर्चाएं होती। ये ध्यान रखना, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं। हर 3 साल में, हर 3 वर्ष बाद इसकी मीटिंग होती है। हर 3 वर्ष बाद इसका सम्मेलन होता है, और जहां भी इसका सम्मेलन होता है वही 3 वर्षों के लिए इसका हेड ऑफिस मान लिया जाता है। हर 3 साल में एक बार नेम की बैठक निश्चित होती है, और जहां भी इसकी बैठक होती है वहीं इसके मुख्यालय को अगले 3 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। अब 12वीं के बच्चों के लिए बेटा 2-3 सवाल बनते हैं नेम को लेकर, जो हम अगली वीडियो में अवश्य ही डिस्कस करेंगे और उन पर काम करेंगे विस्तार से। कैसे? एक तो नेम के उद्देश्य, पहला सवाल नेम के उद्देश्य जिनको आइडल बोलते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरी दुनिया के देशों के विकास में नेम की भूमिका। 6 नंबर में भी आ जाता है, 4 नंबर में भी आ जाता है। तीसरा सवाल, नेम की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता ध्यान रखना कि कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल पेपर में आए वही सवाल डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि यहां सिग्मा गुरुकुल पर पढ़ाने वाले अध्यापक काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अनुभवों से भरे हुए हैं। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 12 साल ऐसे अनुभव हैं अध्यापकों के। तो पिछले 10-12 वर्षों के दौरान जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, अध्यापक उनसे बड़ी बारीकी से परिचित हैं। तो वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। इस चैनल की ये खास बात, विशेष बात है कि पिछले 10 साल के एग्जाम में जितने भी सवाल बोर्ड की कक्षाओं में आए हैं, सभी क्वेश्चनों पर चर्चाएं होंगी। ध्यान से देखना। अभी नेम की प्रासंगिकता। चौथी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नेम की आलोचना। अब इनमें से भी बेटा कुछ सवाल ज्यादा बार आए हैं और कुछ सवाल कम बार आए हैं, इसलिए क्वेश्चनों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए काम करना है। नेम की आलोचना। 5वां सवाल, नेम में भारत की भूमिका। नेम में भारत की भूमिका। तो ये 5 बड़े सवाल हैं, जिनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3-4 सवाल माने जाते हैं। ये नंबर 1 नेम के उद्देश्य, दूसरा प्रासंगिकता, तीसरा आलोचना और चौथा भूमिका। ये जो तीसरे नंबर का सवाल है, ये दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, यानी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है, नेम की प्रासंगिकता क्या है, अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम आज वर्तमान में अप्रासंगिक हो गया। ये बहुत बार ये सवाल आया पेपर में। और ये नेम की आलोचना और उसमें भारत की भूमिका। अभी आगे चलते हैं। नेम के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर के सारे बेसिक क्वेश्चन जिनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारी बातें इनमें से आपको पेपरों में देखने को मिलेंगी, ये निश्चित है। निश्चित है, अब इसे कह रहे हैं, भविष्य को नहीं जानते हैं पर अनुभव के आधार पर बातें कह रहे हैं। अब उसके बाद ऐसे ही हमने बताया कि शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध 1945 से 1990 तक रहा। शीत युद्ध 1945 से 1990 तक रहा, और इसमें 2 महाशक्तियां रही, 2 सुपर पावर रही। संसार कितना ध्रुवीय रहा, 2 ध्रुवीय रहा, ये हमने सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली। अभी
ये कोल्ड वॉर किस किस के बीच हुआ? अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ। ये दोनों विरोधी विचारधाराएं, एक कैपिटलिज्म, एक कम्युनिज्म, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ाना चाहता था और सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ाना चाहता था, और शीत युद्ध के दौरान पूरा संसार दो गुटों में बट गया, एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट। तो इन्होंने कई सारे संगठन बनाए। बात को समझना, अमेरिका और सोवियत संघ ने कई संगठन बनाए, लेकिन संगठन का रूप कैसा बेटा? सैनिक संगठन। कोलिएशन बनाए, लेकिन कैसे? सैनिक संगठन बनाए, जिनका उद्देश्य एक दूसरे से सुरक्षा करना। एक दूसरे के विरोध में संगठन बनाए गए। अमेरिका ने भी सैनिक संगठन बनाए और सोवियत संघ ने भी। पेपर आते हैं, पेपर में सवाल आता है पहला, नाटो। पहला 12वीं के बच्चों के लिए विशेष कंपटीशन में भी हर एक अध्यापक पढ़ाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 1949, संस्थापक अमेरिका। संस्थापक कौन? अमेरिका द्वारा बनाया गया। और संगठन का रूप कैसा? सैनिक संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सदस्य कितने? 12 देश। सदस्य कितने? 12 देश। इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य रहा सुरक्षा। अब ध्यान से रखना, देखना, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में अमेरिका द्वारा बनाया गया और सदस्य 12 देश है। इसका मोटो क्या रहा कि अगर इन 12 देशों में से, ये बात बेटा लिखनी पड़ती है, अगर 12 देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ, अगर 12 देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ, तो वो हमला एक पर नहीं समझा जाएगा, वो 12 के 12 देशों पर समझा जाएगा और उस हमले का जवाब वो 12 के 12 देश मिलकर देंगे। ध्यान रखना, नाटो उद्देश्य सुरक्षा ही हो गया कि इन 12 देशों में से अगर एक पर भी हमला हो गया तो वो हमला 12 के 12 देशों पर समझा जाएगा और उस हमले का जवाब वो 12 के 12 देश मिलकर देंगे। ये सैनिक संगठन अमेरिका ने बनाया। एक दूसरा सैनिक संगठन अमेरिका ने बनाया जिसका नाम था सीएटो। क्या नाम था? सीएटो। ये फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं बस, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीएटो। एक और अमेरिका ने बनाया, सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन। एक और अमेरिका ने सैनिक संगठन बनाया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, सीएटो एशिया के इस एरिया के देशों को अपने ग्रुप में मिलाना था। ये इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस जो देश है, और ये ईरान, इराक, जो ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, इन पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, पूंजीवादी प्रभाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने सेंटो बनाया, केंद्रीय संधि संगठन। ये सीएटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और एक नाटो। सोवियत संघ ने, ये तो अमेरिका के हो गए, सोवियत संघ ने क्या बनाया? सोवियत संघ ने 1955 में क्या बनाया? वारसा पैक्ट। क्या बनाया? वारसा पैक्ट बनाया सोवियत संघ ने। किसका विरोध में? नाटो का विरोध करने के लिए। नाटो का विरोध करने के लिए उसने क्या बनाया? वारसा पैक्ट बनाया। अब बेटा ध्यान रखना, दो सवाल आते हैं। एक पूछते हैं पूर्वी गठबंधन, ईस्ट अलायंस, ईस्ट कोलिएशन। एक सवाल पूछते हैं पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन, ईस्ट अलायंस और वेस्ट अलायंस। तो पूर्वी गठबंधन का मतलब क्या है? सोवियत संघ। ध्यान रखना, पूर्वी गठबंधन, ईस्ट अलायंस का मतलब है किसका ग्रुप है? सोवियत संघ का। कौन सी विचारधारा का गुट है? साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा।
ठीक है, पूर्वी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन का निर्माण सोवियत संघ ने, पूर्वी गठबंधन का निर्माता सोवियत संघ। और ऐसे भी पूछ ले, अगर वारसा पैक्ट आ जाए तो ये भी किसका रूप है? पूर्वी गठबंधन का। वारसा पैक्ट आ जाए तो भी किसका रूप है? ईस्ट अलायंस का रूप है। वैसे ही पश्चिमी गठबंधन किसका? अमेरिका का। जो पूंजीवादी गुट है, पूंजीवादी गुट को बेटा क्या कहा जाता है? पश्चिमी गठबंधन। और नाटो को भी क्या कहा जाता है? पश्चिमी गठबंधन। वेस्ट अलायंस नाटो है, ईस्ट अलायंस वारसा पैक्ट है। सोवियत संघ और अमेरिका के गुटों को पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। कोई बात समझ में ना आए तो बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सजेशन बच्चे देना चाहे किसी विषय पर तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर अध्यापक में बच्चों को कोई सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मानव को तो सीखना है। चाणक्य ने भी बात कही है, किसी बदनाम घर की कन्या से भी कुछ सीखने को मिल जाता है, सीख लेना चाहिए। कोढ़ी से भी कुछ सीखने को मिल जाता है तो सीख लेना चाहिए। तो हम तो सीखने आए। अब पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ का, वारसा पैक्ट भी उसी में आता है। पश्चिमी गठबंधन नाटो अमेरिका का। क्लियर है बच्चों को? आज इस वीडियो को थोड़े समय पर ही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और वीडियो की समय सीमा को भी थोड़ा और ज्यादा करेंगे। हर वीडियो में हम बच्चों के हित के लिए ही काम करेंगे और जितने भी क्वेश्चन भूतकाल में पिछले 10 साल के एग्जाम में आए हैं, एक एक क्वेश्चन को बताया जाएगा और हमारे द्वारा एकेडमिक के बच्चों के लिए जितना काम कराया जाएगा उसमें से 99.99% काम की पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि ये अनुभव है। और पिछले 10-12 सालों में जितने भी सवाल आपके में से आए हैं या इस साल नया सिलेबस भी पॉलिटी में ऐड हुआ है, कुछ चैप्टर कटे हैं। नए सिलेबस के आधार पर शायद ही कोई टीचर अभी तक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। और ये सिग्मा गुरुकुल एकेडमिक प्लस कंपटीशन चैनल के माध्यम से इस साल 2020-21 में जो नया सिलेबस सीबीएसई ने ऐड किया है और पॉलिटी में कई चैप्टर हटाए हैं, उसी पर आधारित होकर सारा काम की शुरुआत कराई जा रही है। और नई सिलेबस से संबंधित तो अभी तक शायद बुकें भी मार्केट में पब्लिश नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। इन्हीं साधारण शब्दों के साथ साधारण अध्यापक का जय श्री राम।